अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। पहले मैंने आपको बताई थी डाइवर्सिटी का मीनिंग बताया था, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं, उनको डील कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, इश्यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास कल्चर क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही हम कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ सकेंगे। कल्चर बेसिकली क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स जिनको कोई भी सोसाइटी लेके चलती है, हम उसको कल्चर कहते हैं। यानी कि सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स, ये तीन चीज़ें जो हैं ये मिलके हमारे पास कल्चर बनाती हैं। रूल्स क्या होते हैं, किसी भी सोसाइटी में कुछ एक्सेप्टेड गुड बैड डीड्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, हर किसी ने उन रूल्स के ऊपर अपनी वैल्यूज़ बनाई होती हैं कि जी मैंने इस चीज़ के अंदर रह के काम करना है, इस चीज़ के अंदर रह के काम नहीं करना। वैल्यूज़ जो हैं वो समटाइम्स आपके जो लॉ हैं उस पर भी बेस करी होती हैं, आपके अपने अंदर इंटरनल जजमेंट पे भी बेस करी होती हैं। आपके कस्टम्स यानी कि आपसे जो ओल्डर जनरेशन्स थी वो चीज़ों को, ट्रेडिशंस को, बिहेवियर्स को कैसे परफॉर्म करती थी, उनका रहन सहन क्या था, उनकी लिविंग क्या थी, उनके अच्छे बुरे डीड्स क्या थे, उनके स्टैंडर्ड क्या थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कस्टम बनाती हैं। जब हमारे रूल्स, वैल्यू और कस्टम्स मिल जाते हैं तो वो हमारा एक कल्चर बना देती हैं। कल्चर जो है एक किसी भी कंट्री में एज अ होल भी देखा जाता है, कंट्री के जो सब पार्ट्स होते हैं, आगे से जो हम जैसे देखते हैं प्रोविंसेस देखते हैं तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कल्चर का मेन एक आइडिया लेते हैं कि किसी भी सोसाइटी में कल्चर किस तरह से देखा जाता है। किसी भी सोसाइटी में जिस तरह से कल्चर को वैल्यू किया जाता है, जिस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, वही डेफिनेशन, वही आइडेंटिफिकेशन जो है ये डिटर्मिन करती है कि उस सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कल्चर को कैसे देखा जाएगा। ठीक है जी, आगे हम इसके बारे में क्या देखते हैं कि आप जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अगर आप कहीं एक्सपैट्रिएट बन के जाते हैं तो आपको कल्चर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक्सपैट्रिएट क्या होता है कि अगर आपको किसी फॉरेनर सेटिंग में जाके अपना काम करना पड़ता है, यानी कि आप किसी भी कंट्री में, किसी भी कल्चर में, किसी और कल्चर से, किसी और कंट्री से आके काम कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे, वहाँ पे एक्सपैट्रिएट होंगे। जैसा कि कोई पाकिस्तानी है, वो कहीं अमेरिका में जाता है, कहीं लंदन में जाता है, कनाडा में जाता है, तो वहाँ जाके वो अपने जॉब से रिलेटेड जो है वो काम करता है। ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी, तो वो वहाँ पे एक्सपैट्रिएट कहलाएगा। इसी तरह कोई अमेरिकन, चाइनीज़ पाकिस्तान में आके काम करेगा तो वहाँ पे एक्सपैट्रिएट कहलाएगा। बेसिकली एक्सपैट्रिएट ये वर्ड होता है कि आप किसी और कल्चर के, किसी और वैल्यू के बंदे हैं, लेकिन आप किसी और कल्चर सेटिंग में जाके काम कर रहे हैं, तो आप एक एक्सपैट्रिएट हो जाएंगे। जाहिर है आप कल्चर को समझेंगे तभी आप अपनी एक्सपैट्रिएशन को डील कर सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, कल्चर जो है वो आप इसको ऐसे समझें लाइक अ फिश इन अ सी। जैसा कि सी में आपको पता है कि फ़िश होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश होती हैं। हर सी में सारी फ़िश जो है वो एक टाइप की नहीं हो सकती। ठीक है जी, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स होती हैं फ़िश की। लेकिन अगर एक फ़िश को आप वहाँ से निकाल के किसी और सी में, किसी और ओशन में डाल देंगे तो तभी उस फिश को पता चलेगा कि मैं जो हूँ एक नए एनवायरनमेंट में, किसी नए वाटर में, किसी नए पानी में आ गई हूँ। तो इसी तरह ये एक्सपैट्रिएट और कल्चर का कंसेप्ट भी आपको तभी समझ आएगा जब आप किसी और कल्चर को व्यू करेंगे, किसी और कल्चर में जाएंगे। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कल्चर की वही आपको बताती है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे देखती हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म के बारे में। कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। कलेक्टिविज्म हमारे पास क्या होता है
कि ये कहता है कि कल्चर जो हैं वो कलेक्टिव फॉर्म में काम करें। ह्यूमन शुड वर्क्स इन ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग्स। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि इंडिविजुअल्स शुड वर्क इंडिविजुअली, नॉट इन ग्रुप्स, इसको फिर आप नॉट इन ग्रुप्स कर लें, और बॉन्डिंग की बजाय सेल्फ की जो वैल्यूज़ होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बेस पे। ठीक है, तो जब हम कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो वो कल्चर्स जो कि कलेक्टिविस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कल्चरल डाइवर्सिटी को वो कैसे व्यू करते हैं कि वो ये कहते हैं कि ग्रुप्स को जो है ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक ग्रुप्स की फॉर्म में काम करना चाहिए। वो जब अप्रेजल्स भी बनाती हैं और टास्क भी देती हैं तो वो भी एक ग्रुप की फॉर्म में देती हैं, ग्रुप टास्क दिए जाते हैं और ग्रुप अप्रेजल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगर इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो वो कल्चर्स जो इंडिविजुअलिस्टिक हैं, जैसे आप अमेरिकन कल्चर की बात कर लें, ठीक है, और आप एशिया से निकल के बाकी जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी बात कर लें तो वहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो है उसे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वो जब अपनी एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल्स बनाती हैं तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे बनाती हैं। और इंडिविजुअल वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को वैल्यू देती हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस टॉपिक में से कि कलेक्टिविज्म जो है वो, यानी ये डाइवर्सिटी का एक पॉइंट है कि आपके पास कलेक्टिविज्म जो है, जो कल्चर्स कलेक्टिविस्टिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम एक ग्रुप्स की फॉर्म में काम करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशंस को भी ग्रुप्स की फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, उनसे ग्रुप्स की फॉर्म में काम लेते हैं। जब उनके अप्रेजल्स जाती हैं उनके पे इंसेंटिव्स लगते हैं, हर किस्म का काम जो है वो ग्रुप में करते हैं। क्योंकि कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स जो होते हैं उनमें एक पर्सन की जो सेल्फ की आइडेंटिटी होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को एक जो है वो ग्रुप की फॉर्म में जो है वो डिफाइन करता है। यानी अगर आप एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर के बंदे से पूछेंगे कि आप कौन हैं तो वो आपको पूरा जो है अपनी एक हिस्ट्री बताएगा कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी ये कास्ट है, मेरी ये जॉब है, ठीक है, मेरा ये किनशिप है, मेरे ये रिलेशनशिप्स हैं, मैं इन तरह इस तरह से रहता हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इन्हीं वैल्यूज़ पे चलती हैं, इन्हीं कस्टम्स पे चलती हैं। तो इसी तरह कलेक्टिविस्टिक कल्चर जो है वो डाइवर्सिटी को इस तरह से देखते हैं। इंडिविजुअल कल्चर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल कल्चर के किसी बंदे से जब आप ये पूछते हैं कि आप कौन है तो वो आपको सिर्फ अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बताता है, ये चीज़ निकाल के कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे कज़न्स क्या हैं, मेरे पेरेंट्स क्या हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअलिज्म पे बेस करके बनाई जाती हैं तो वो भी ग्रुप ट्रेड्स की बजाय इंडिविजुअल ट्रेड्स पे बनाई जाती हैं। तो वो इसलिए इंडिविजुअल ट्रेड्स को देखते हुए ही अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो अप्रेजल्स बनाती हैं, इंडिविजुअल ट्रेड्स को बेचते हुए ही अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो आगे लेके चलती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रमोशंस भी इसी बेस पे करती हैं, ठीक है, हायरिंग भी इसी तरह करती हैं, पेमेंट्स भी इसी तरह करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का कंसेप्ट कि ऑर्गेनाइजेशंस में ये कैसे चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे जाके पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी में एक अपर क्लास और लोअर क्लास का जो डिफरेंस होता है उसको कैसे देखा जाता है, उसको हम कहते हैं पावर डिस्टेंस। ये नंबर 2 पॉइंट है। पावर डिस्टेंस क्या होती है कि किसी भी क्लास में लो क्लास और अपर क्लास को कैसे देखा जाता है। किसी भी सोसाइटी में इसका जो एक डिस्टेंस होता है और यू कैन से डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं पावर डिस्टेंस। ठीक है, जो सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होती हैं उनमें इतना ज़्यादा पावर डिस्टेंस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता
क्योंकि वो हर एक को इंडिविजुअली ट्रीट करती हैं। जैसे कि आप एक अमेरिकन कल्चर की बात कर लें, आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स और लॉज जो होते हैं वो सबके लिए एक ही होते हैं, और किसी के पास अगर पावर भी है तो वो भी इस चीज़ पे बाउंड है कि वो रूल को फॉलो करेगा। तो ऐसी सोसाइटीज़ जो हैं वो पावर डिस्टेंस जो हैं वो नहीं होती, या फिर बहुत लो होती हैं पावर डिस्टेंस में। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है इतना ज़्यादा पावर डिस्टेंस को इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यू नहीं करती। पावर डिस्टेंस जो है, जहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, जैसा कि आप हमारे कंट्री में देख लेते हैं या सब कॉन्टिनेंट्स में देख लेते हैं, या आप इंडिया में या इस टाइप के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जब वो जॉब पोजीशंस भी देते हैं तो वो पावर डिस्टेंस को देखते हुए देते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये चीज़ मेल फीमेल में भी आ जाती है, तो यानी हमारे पास एक जो है वो जेंडर इशू भी आ जाता है पावर डिस्टेंस में। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा तौर पे इसलिए देखा जाता है कि वो असर्टिव होते हैं और वो मैनेजरियल पोजीशंस पे हायर किए जा सकते हैं। तो जब पावर डिस्टेंस जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कल्चर को इतना ज़्यादा वो वैल्यू नहीं करती और वो अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको देखते हुए चलती हैं, तो वो जेंडर की बेस पे भी पावर डिस्टेंस जो है वो यूज़ करती हैं कि मेल्स जो हैं वो उनको अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे रखती हैं। जब वो मेल्स जो हैं अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे होते हैं तो जो अपने वो मेल कलीग्स होते हैं उनके साथ और तरह से बिहेव करते हैं, जो फीमेल कलीग्स होते हैं उनके साथ और तरह से बिहेव करते हैं, और विमेन को जो है वो यही थिंक करके यही सोच के हायर करते हैं कि जी इन्होंने तो पावर पोजीशंस पे नहीं आना, इनके साथ तो हमारा डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। तो उनको डे वन से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उस डाइवर्सिटी को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी जो है वो वर्क एनवायरनमेंट को ख़राब कर देती है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वो फिनोमिना होता है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल जो हैं वो इस टास्क को डील करें कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हमारे पास क्या होती है? टू डील विद डिग्री ऑफ एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता है कुछ प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में काम करती हैं, तो जब अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को वो देखती हैं तो वो ये बात कंसिडर करती हैं कि जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक पूरी मेन स्ट्रीम में इसी तरह से ही चले, हो सकता है कि कहीं उस पर ऐसा ब्रेकेज आ जाए, हमारे वो टारगेट्स अचीव ना हो, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई जो है वो मुश्किल हो, हमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने कोई उनको फायर करना पड़े या न्यू हायरिंग्स करना पड़े। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या एक्सटर्नल हमारा कोई इन्वायरमेंट है या वेदर कंडीशंस हैं या ऐसी कुछ भी जो चीज़ है जो उनके प्रोडक्ट को या उनके प्रोसेस को या उनकी उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट कर रही है, इस चीज़ को जब वो देखते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को जो कल्चर्स देख के काम करते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे ऊपर ले जाते हैं, उनके चांसेस जो हैं वो ग्रो करने के ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी हायरिंग्स अच्छी हो जाती हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छी कोहेरेंस होती है क्योंकि वो एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरह से गाइड करते हैं, अपने पूरे प्रोसीजर्स बताते हैं, हर चीज़ को कंसिडर करते हैं। वो कल्चर्स जो कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को डील नहीं करते, इसको जो है वो व्यू में नहीं लाते और इस चीज़ को हाइड करते हैं और इस चीज़ को ब्रीफ नहीं करते अपने एम्प्लॉयज़ को, वो आगे ग्रो नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से काम नहीं करती, उनकी मार्केट वैल्यू भी डाउन होती है, उनका प्रॉफिट लेवल भी डाउन होता है और उनकी क्या होती है एज अ होल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट में अच्छी नहीं रहती, ठीक है। और अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस बेसिकली हम अगर बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी में तो ये वो मेन पॉइंट है जिसकी बेस पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना वर्क एनवायरनमेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी बेसिकली ह्यूमंस होते हैं, तो वो ह्यूमन नीड्स होती हैं उनकी, उनके पास भी कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनके भी और कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं,
जिनको उनको डील करना होता है। तो जब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो जॉब सेलेक्ट करते हुए ये चीज़ देखता है कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे ह्यूमन होने का मार्जिन दे रही है और मुझे अनसर्टन होने का मार्जिन दे रही है और मुझे इस चीज़ का मार्जिन दे रही है कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाएगी तो मुझे उससे नहीं फायर किया जाएगा या मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया जाएगा, तो एम्प्लॉय जो है वो ऐसी जॉब को सिलेक्ट करना प्रेफर करता है और ऐसे इन्वायरमेंट में वो अच्छे से काम करता है बनिस्बत इसके कि उसको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाए जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का जो है वो फिनोमिना हो ही ना और इस चीज़ को कंसिडर ही ना किया जाए, या जो हायरिंग अथॉरिटीज़ हों या जो एम्प्लॉयर्स हों वो इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी का इशू। मैस्कुलिनिटी क्या होता है? वर्सेस फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी क्या होता है? मैस्कुलिनिटी बेसिकली वो ट्रेट होता है जिसकी बेस पे मैस्कुलिन जो है वो बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। फेमिनिटी बेसिकली वो ट्रेट होता है जिन पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती हैं कि ये ट्रेड्स जो है हमारे पास फेमिनिन है और हम इन ट्रेड्स को लेके चलेंगे और ये ट्रेड्स हमारे पास जो है वो मैस्कुलिन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेल्स होते हैं उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा असर्टिव होंगे और वो बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे और वो हायर पोजीशंस पे अच्छे से चलेंगे, तो इस चीज़ को हम मैस्कुलिनिटी का नाम देंगे। और फेमिनिटी में हम क्या देखेंगे कि फीमेल्स जो हैं वो इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट प्रेफर करती हैं जहाँ पे नर्चरिंग ज़्यादा हो, केयरिंग ज़्यादा हो, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो, चैलेंजेस कम हो, तो इस तरह का एनवायरनमेंट वो प्रेफर करती हैं। तो ये चीज़ फेमिनिटी में आ जाती है। और मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी जो है वो क्या करता है? मैस्कुलिनिटी जो कल्चर्स होते हैं वो क्या वैल्यू करते हैं कि एनवायरनमेंट शुड बी चैलेंजिंग। ठीक है, फेमिनिटी कल्चर जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें क्या नोशन देते हैं कि कल्चर शुड बी नर्चरिंग। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मैस्कुलिनिटी पे चलती हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बिहेवियर रखती हैं और अगर आप पिछले पॉइंट को कंसिडर करें तो वो अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस को जो है वो समटाइम्स जो है वो इग्नोर कर देती हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने एक सर्टन टास्क की बेस पे चलना होता है और उन्होंने ये कहना होता है कि हमने जो है वो ये टास्क अचीव करना है तो हर हाल में करना है, हमारा ये चैलेंज है, हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये काम है। ठीक है, जबकि जो नर्चरिंग कल्चर होता है, जो एक नर्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस तरह के कल्चर की जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कहती है कि हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक अच्छा नर्चरिंग पॉजिटिव अच्छे फीडबैक वाला एनवायरनमेंट देना है। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। और इस वाली चीज़ से क्या होगा कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कल्चरल डाइवर्सिटी और मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि कौन कौन सी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती हैं। यही हमारा आज का चीज़ था। इसमें आपको कोई मुश्किल हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।